अध्याय 1 दरबार ए खास की ऊब। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना नदी के किनारे खड़ा था। लाल बलुआ पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं मानो पिघला हुआ तांबा हो। किले के भीतर दीवान ए खास में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सजा हुआ था। वातावरण में इत्र की भीनी भीनी खुशबू और मखमली कालीनों की सरसराहट थी। दरबार खचाखच भरा था। नवरत्न अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। तानसेन अपनी तानपुरा ठीक कर रहे थे। राजा टोडरमल राजस्व के कागजात पलट रहे थे और मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए किसी मौके की ताक में थे कि कब बीरबल को नीचा दिखाया जाए। लेकिन उस दिन शहंशाह अकबर का मन कहीं और था। वे अपने सिंहासन पर बैठे बैठे कुछ उखड़े से लग रहे थे। राज्य में शांति थी, खजाना भरा हुआ था, लेकिन एक अजीब सी ऊब बादशाह को घेरे हुए थी। अचानक बादशाह ने चुप्पी तोड़ी। बीरबल जी जहां पना। बीरबल ने तुरंत झुककर सलाम किया। हमें लगता है कि हमारी प्रजा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते। दृष्टिहीनता एक बड़ा अभिशाप है। हम चाहते हैं कि हम राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों की मदद करें। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में देखने वालों की संख्या ज्यादा है या अंधों की? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखा और तुरंत बोले, जहां पना, ये तो बिल्कुल साफ है। देखने वालों की संख्या ही ज्यादा होगी, अंधे तो बहुत कम होते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम तुक्के पर नहीं, आंकड़ों पर विश्वास करना चाहते हैं। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जिससे दरबारी अक्सर घबराते थे। अकबर ने बीरबल की मुस्कान देख ली। बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या मुल्ला जी की बात गलत है? बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया, माफी चाहूंगा जहां पना, और मुल्ला जी से भी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में देखने वालों की तुलना में अंधों की संख्या कहीं अधिक है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अंधे ज्यादा हैं? बीरबल का दिमाग तो नहीं चल गया? भला ये कैसे संभव है? अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल, अपनी बात को साबित करो। हमारे राज्य के हर कोने में लोग देखते भालते चलते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि अंधों की तादाद ज्यादा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, दृष्टि केवल आंखों का होना नहीं है। कई बार आंखें होते हुए भी लोग नहीं देख पाते। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। तुम्हें हमारे आगरा शहर के अंधों की सूची तैयार करनी होगी। अगर तुम यह साबित कर पाए कि अंधे ज्यादा हैं तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर तुम असफल रहे तो जो सजा जहां पना देंगे वो मुझे मंजूर होगी। बीरबल ने वाक्य पूरा किया। अध्याय 2 बीरबल की विचित्र योजना। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कोई सिपाही नहीं बुलाए, ना ही घर घर जाकर सर्वे करने का आदेश दिया। इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीका चुना। बीरबल ने बाजार के बीचों बीच, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, एक जगह चुनी। वहां उन्होंने एक पुरानी खाट, चारपाई ली जिसकी रस्सी टूटी हुई थी। वे वही सड़क के किनारे एक आम आदमी के भेष में बैठ गए और चारपाई को बुनना शुरू कर दिया। उनके पास एक मुनीम लेखक बैठा था जिसके हाथ में कागज और कलम थी। बीरबल ने उसे सख्त हिदायत दी थी, मैं जो भी इशारा करूं चुपचाप नाम लिखते जाना, सवाल मत पूछना। धूप चढ़ने लगी थी। आगरा का बाजार गुलजार हो रहा था। सब्जी वाले, कपड़े के व्यापारी, सिपाही और आम नागरिक वहां से गुजर रहे थे। सबसे पहले वहां से एक दूध वाला गुजरा। उसने राजा के खास सलाहकार बीरबल को सड़क किनारे फटे पुराने कपड़ों में चारपाई बुनते देखा तो हैरान रह गया। वो अपनी साइकिल रोककर पास आया। अरे, ये तो बीरबल जी हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसने झुककर पूछा, बीरबल जी, आप यहां, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल ने सिर नहीं उठाया। वे रस्सी को चारपाई के पाए में पिरोते रहे। उन्होंने मुनीम की ओर इशारा किया। मुनीम ने तुरंत सूची में दूध वाले का नाम लिख लिया। बीरबल ने बिना जवाब दिए अपना काम जारी रखा। दूध वाला कुछ देर खड़ा रहा, फिर सिर खुजलाते हुए चला गया। शायद बादशाह ने सजा दी होगी बेचारे को। अध्याय 3 सवालों का तांता। जैसे जैसे दिन चढ़ा, भीड़ बढ़ने लगी। जो कोई भी वहां से गुजरता उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। महामहिम बीरबल, जो नवरत्नों में सबसे कीमती थे, वो आज सड़क पर एक मामूली मजदूर की तरह खाट बुन रहे थे। एक अमीर व्यापारी वहां से अपनी पालकी में गुजरा। उसने पर्दा हटाकर देखा और तुरंत नीचे उतर आया। दीवान जी, ये क्या अनर्थ है? आप और यहां सड़क पर, आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस रस्सी खींचते रहे और मुनीम की तरफ इशारा कर दिया। मुनीम ने व्यापारी का नाम भी उस सूची में डाल दिया। दोपहर होते होते ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। बीरबल पागल हो गया है।
नहीं, शायद बादशाह ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। सुना है वो चारपाई बुनने का काम कर रहा है। लोग समूहों में आने लगे। एक पंडित जी आए। बीरबल बेटा, ये क्या कर रहे हो? नाम दर्ज हुआ। एक सिपाही आया। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? नाम दर्ज हुआ। बीरबल का मुनीम अब थकने लगा था, क्योंकि हर मिनट कोई ना कोई आता, बीरबल को चारपाई बुनते हुए साफ साफ देखता और फिर भी पूछता, आप क्या कर रहे हैं? तभी मुल्ला दो प्याजा वहां से गुजरे। उन्हें लगा कि बीरबल जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। उन्हें बहुत खुशी हुई। वे हंसते हुए पास आए। वाह बीरबल, आखिर तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही गई। दरबार से छुट्टी मिल गई क्या? अब यही काम बचा है। वैसे ये कर क्या रहे हो? बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और फिर मुनीम की तरफ इशारा कर दिया। मुल्ला दो प्याजा का नाम भी सूची में जुड़ गया। शाम होने को आई थी। बीरबल की अंधों की सूची अब कई पन्नों में भर चुकी थी, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का आना बाकी था। अध्याय 4, बादशाह का आगमन। किले में बादशाह अकबर तक ये खबर पहुंची कि बीरबल बाजार के बीचों बीच बैठकर कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। लोगों ने बताया कि वो चारपाई बुन रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा। अकबर की चिंता और जिज्ञासा दोनों बढ़ गईं। बीरबल जैसा समझदार व्यक्ति ऐसी हरकत क्यों करेगा? हमें खुद जाकर देखना होगा। बादशाह ने अपना भेष नहीं बदला। वे अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ सीधे बाजार की ओर चल पड़े। बादशाह की सवारी को देखकर भीड़ छट गई। सन्नाटा छा गया। अकबर ने देखा कि बीरबल पसीने में लथपथ हैं, एकाग्रता से चारपाई की रस्सियों को कस रहे हैं। बादशाह घोड़े से उतरे और बीरबल के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने उन्हें देखा पर काम नहीं रोका। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये हमने क्या सुना? तुम यहां बाजार में बैठकर ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने एक क्षण के लिए काम रोका। उन्होंने मुनीम की ओर देखा और एक जोरदार इशारा किया। मुनीम थोड़ा हिचकिचाया, उसके हाथ कांपे, लेकिन बीरबल की आंखों में सख्ती देख उसने कागज के सबसे ऊपर एक नाम और लिख दिया, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बीरबल ने फिर अपनी रस्सियां समेटी, मुनीम से वो लंबी सूची ली और खड़े हो गए। जहां बना, मेरा काम पूरा हो गया। कल दरबार में मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया और वापस किले की ओर लौट गए। अध्याय 5, दरबार में हंगामा। अगली सुबह दरबार में तिल धरने की जगह नहीं थी। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि बीरबल ने कौन सी सूची बनाई है और कल बाजार में वो तमाशा क्यों किया था। अकबर सिंहासन पर बैठे। बीरबल, क्या तुम अपनी सूची लाए हो? जी हुजूर। बीरबल ने कागजों का एक मोटा पुलिंदा पेश किया। ये रही हमारे राज्य के अंधों की सूची। अकबर ने देखा कि सूची बहुत लंबी है। उन्होंने पूछा, इतने अंधे? हमें तो नहीं लगा था कि आगरा में इतने लोग दृष्टिहीन हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सूची पढ़कर आपको और भी आश्चर्य होगा। अकबर ने सूची मुल्ला दो प्याजा को दी और कहा, मुल्ला जी, जरा नाम पढ़िए। मुल्ला ने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। रामू दूधवाला, सेठ धनी राम, पंडित गंगाराम, सिपाही शेर सिंह। मुल्ला नाम पढ़ते गए और दरबार में हंसी की लहर दौड़ती गई, क्योंकि ये सभी लोग दरबार में मौजूद थे या जाने माने लोग थे जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। मुल्ला दो प्याजा ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? ये सब लोग तो देख सकते हैं। सेठ धनीराम को तो मैं अभी बाजार में देख कर आया हूं। तुम बादशाह को गुमराह कर रहे हो। अकबर भी नाराज हुए। बीरबल, ये कैसी बेवकूफ़ी है? जिन लोगों की आंखें सही सलामत हैं, तुमने उन्हें अंधों की सूची में क्यों डाला? बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, हुजूर, थोड़ा धैर्य रखें। सूची के अंत में कुछ खास नाम भी हैं। मुल्ला जी, जरा आखिरी पन्ना तो पढ़िए। मुल्ला ने पन्ना पलटा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। पढ़ो मुल्ला, अकबर ने आदेश दिया। मुल्ला ने कांपती आवाज में पढ़ा, वजीर मुल्ला दो प्याजा और शहंशाह अकबर। पूरे दरबार में सन्नाटा खिंच गया, इतना गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गद्दी के हत्थे पर जोर से हाथ मारा। बीरबल, अकबर की आवाज बिजली की तरह कड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुमने हमारा नाम अंधों की सूची में लिखा?
क्या तुम्हें हम अंधे दिखाई देते हैं? इसका स्पष्टीकरण दो, वरना आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जो इतिहास याद रखेगा। अध्याय 6, दृष्टि का सत्य। बीरबल अपनी जगह से हिले नहीं, वे बेहद विनम्रता से आगे आए। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, मैंने ये सूची पूरी ईमानदारी से बनाई है, कृपया मेरे तर्क को सुने। बीरबल ने दरबार को संबोधित किया। कल मैं बाजार में सबके सामने दिन के उजाले में एक चारपाई बुन रहा था। मेरे हाथ में रस्सी थी, चारपाई का ढांचा था। ये काम इतना साफ था कि एक बच्चा भी देखकर बता सकता था कि मैं क्या कर रहा हूं। बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला जी, आप कल मेरे पास आए थे। आपने देखा कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी आपने क्या पूछा? आपने पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? फिर बीरबल बादशाह की ओर मुड़े। जहांपना, आप मेरे मालिक हैं, मेरे सब कुछ हैं। आप वहां तशरीफ लाए, आपने अपनी आंखों से देखा कि मैं रस्सियां कस रहा हूं। फिर भी आपका पहला सवाल था, बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। हुजूर, जो व्यक्ति आंखों के सामने हो रहे स्पष्ट दृश्य को देखकर भी सवाल पूछे, जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो, तो उसे मैं अंधा नहीं कहूं तो और क्या कहूं? आंखें होना ही दृष्टि नहीं है हुजूर। आंखों का इस्तेमाल करके जो समझ न सके वही असल में अंधा है। आप सबने मुझे चारपाई बुनते देखा, पर आपके दिमाग ने उसे स्वीकार नहीं किया और आपने वही सवाल पूछा जिसका जवाब आपकी आंखों के सामने था। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा डर का नहीं बल्कि समझ का था। अकबर का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। उन्हें कल का दृश्य याद आया। वाकई उन्होंने बीरबल को काम करते देखा था, फिर भी वही बेतुका सवाल पूछा था। अकबर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्लमंदी को। बादशाह ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, हम आंखों के होते हुए भी अंधे बन गए थे। हम प्रत्यक्ष को देखकर भी अनजान बने रहे। वाकई दुनिया में ऐसे अंधों की संख्या बहुत ज्यादा है जो देखते तो हैं पर समझते नहीं। अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। राज्य के खजाने से दृष्टिहीन लोगों के लिए सहायता दी जाएगी, लेकिन हमें ये सबक हमेशा याद रहेगा कि असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि समझ का होता है। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सूझबूझ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उपसंहार। उस दिन के बाद से आगरा के दरबार में जब भी कोई व्यक्ति कोई स्पष्ट बात पूछता तो लोग मजाक में कह देते, क्या तुम्हारा नाम भी बीरबल की सूची में लिखवाना है? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति ने हमें आंखें देखने के लिए दी हैं और दिमाग समझने के लिए। जब हम बिना सोचे समझे सवाल करते हैं या वास्तविकता को नज़रअंदाज करते हैं तो हम भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें बीरबल ने अपनी सूची में शामिल किया था। नोट: यद्यपि ये कहानी 20,000 शब्दों की नहीं है, जो कि यहाँ लिखना संभव नहीं, लेकिन इसमें इस प्रसिद्ध लोककथा का पूरा सार, विस्तार और भावनात्मक गहराई शामिल है। आशा है आपको बीरबल की ये चतुराई पसंद आई होगी। ये रही उस कहानी के आगे की कड़ी। अध्याय 7, प्रतिशोध की ज्वाला। अंधों की सूची वाली घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा तो मनवा दिया था, लेकिन इसने दरबार में उनके शत्रुओं की ईर्ष्या को और भड़का दिया। मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य दरबारी जिनका नाम उस सूची में आया था, वे अपमान की आग में जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने भरी सभा में उनका मजाक उड़ाया है। उस रात मुल्ला दो प्याजा के घर पर एक गुप्त बैठक हुई। कमरे में मध्यम रोशनी थी और हवा में साजिश की बू आ रही थी। मुल्ला ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। अब बहुत हो गया। उस बीरबल की इतनी हिम्मत! उसने बादशाह की नज़र में हमें बेवकूफ़ साबित कर दिया। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बीरबल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पास ही बैठे शाही हजाम नाई, जिसका नाम अनवर था, ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मुल्ला जी, मेरे पास एक तरकीब है। बादशाह सलामत मेरे हाथ की हजामत के कायल हैं। जब मैं उस तरह चलाता हूं तो वे सबसे ज्यादा सुकून में होते हैं और मेरी हर बात सुनते हैं। अगर आप कहें तो मैं बीरबल के लिए ऐसा जाल बुन सकता हूं जिसमें से निकलना तो दूर, उसके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल होगा।
मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। कैसा जाल? नाई ने झुककर धीरे से अपनी योजना बताई। सुनते ही मुल्ला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। बेहतरीन। अगर ये योजना सफल रही तो बीरबल सीधे मौत के मुंह में जाएगा और बादशाह खुद उसे वहां भेजेंगे। अध्याय 8 पूर्वजों का सपना। अगली सुबह जब बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में हजामत बनवा रहे थे, तब अनवर नाई ने अपना नाटक शुरू किया। वो बहुत उदास दिख रहा था और बार बार आहें भर रहा था। अकबर ने आईने में उसकी सूरत देखी और पूछा, क्या बात है अनवर, आज तुम बहुत गुमसुम हो, क्या घर में कोई परेशानी है? नाई ने उस तरह रोका और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, पर आज रात मैंने एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला सपना देखा। सपना? कैसा सपना? अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। नाई ने रूनी सूरत बनाते हुए कहा, हुजूर, मैंने सपने में आपके वालिद मरहूम बादशाह हुमायूं को देखा। वे जन्नत के बगीचे में टहल रहे थे। अपने पिता का नाम सुनकर अकबर भावुक हो गए। मेरे वालिद, वे कैसे लग रहे थे? क्या उन्होंने कुछ कहा? जी हुजूर, नाई ने झूठ का जाल और गहरा किया। वे वैसे तो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें एक कमी बहुत खल रही थी। उन्होंने कहा कि जन्नत में सब कुछ है, हूले हैं, मेवे हैं, आराम है, लेकिन वहां बातों का मजा नहीं है। उन्हें वहां कोई ऐसा अक्लमंद इंसान नहीं मिल रहा जिससे वे पहेलियां बुझा सकें या ज्ञान की बातें कर सकें। वे बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। अकबर चिंतित हो गए। ये तो चिंता की बात है, तो हम क्या कर सकते हैं? नाई ने धीरे से अपना पासा फेंका। हुजूर, उन्होंने फरमाया है कि आप अपने दरबार से सबसे चतुर और हाजिर जवाब व्यक्ति को उनके पास भेजें ताकि उनका मन बहल सके, और हम सब जानते हैं कि बीरबल से ज्यादा चतुर और मनोरंजक व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अकबर सोच में पड़ गए। पिता का आदेश भले ही सपने में हो और बीरबल के प्रति प्रेम, दोनों के बीच द्वंद्व था, लेकिन भावुकता जीत गई। तुम सही कहते हो, अकबर ने भारी मन से कहा। वालिद की खुशी के लिए हमें ये बलिदान देना ही होगा। अध्याय 9 मौत का फरमान। दरबार लगा। अकबर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे वालिद मरहूम हुमायूं ने हमें सपने में आदेश दिया है कि उन्हें जन्नत में एक बुद्धिमान साथी की जरूरत है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें जन्नत जाकर उनकी सेवा करनी होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा और नाई अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जन्नत जाने का मतलब था मौत। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह किसी की साजिश है। कोई जिंदा इंसान जन्नत कैसे जा सकता है? लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। बीरबल ने शालीनता से पूछा, जहांपना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन वहां जाने की विधि क्या होगी? अकबर ने कहा, तुम्हें शहर के बाहर बड़े मैदान में चिता पर बैठाया जाएगा और मंत्रोच्चार के साथ धुएं के जरिए सीधा जन्नत भेजा जाएगा। ये साफ तौर पर जिंदा जला देने का फरमान था। बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जो हुक्म जहांपना, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कहो, क्या शर्तें हैं? पहली, मुझे अपनी यात्रा की तैयारी के लिए और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए, और दूसरी, मुझे जन्नत जाने के लिए बहुत सारा धन और सामग्री साथ ले जाने की इजाजत दी जाए जिसे मैं दान पुण्य कर सकूं। अकबर ने शर्तें मान ली। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है। अध्याय 10 सुरंग और चिता। बीरबल घर लौटे, लेकिन मातम मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की योजना बनाने के लिए। वे जानते थे कि ये नाई और मुल्ला की चाल है। बीरबल ने शहर के बाहर उस स्थान का चयन किया जहां उनका दाह संस्कार होना था। उन्होंने चालाकी से उस जमीन को अपने पूर्वजों की जमीन बताकर वहीं चिता बनाने का आग्रह किया। उस 1 महीने के दौरान बीरबल ने कुछ वफादार मजदूरों की मदद से चिता के स्थान के ठीक नीचे से अपने घर तक एक लंबी और सुरक्षित सुरंग खुदवा ली। सुरंग का मुंह ठीक उस जगह खुलता था जहां चिता की लकड़ियां रखी जानी थीं। उन्होंने उस जगह को खोखला रखा ताकि आग लगते ही वे नीचे खिसक सकें। 1 महीना बीत गया। नियत दिन आया। विशाल भीड़ जमा थी। अकबर की आंखों में आंसू थे। मुल्ला दो प्याजा और नाई मन ही मन जश्न मना रहे थे कि आज बीरबल का कांटा निकल जाएगा। बीरबल चिता पर बैठे। लकड़ियों का ढेर ऊंचा किया गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जैसे ही चिता में आग लगाई गई और धुआं उठना शुरू हुआ, बीरबल ने बड़ी सावधानी से लकड़ी का तख्ता सरकाया और सुरंग में कूद गए। बाहर लपटें तेज हो गईं। सबको लगा कि बीरबल जलकर जन्नत से धार गए। अकबर भाली मन से किले को लौटे और दुश्मन अपनी जीत पर झूम उठे। अध्याय 11 वापसी का तमाशा। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने।
पूरे 6 महीने तक बीरबल अपने घर के तहखाने में छिपे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी को बेतहाशा बढ़ने दिया। उनके नाखून बढ़ गए थे और वे किसी जंगली साधु जैसे लगने लगे थे। 6 महीने बाद एक दिन अचानक दरबार में एक अजीबो-गरीब शख्स दाखिल हुआ। उसके बाल उलझे हुए थे, दाढ़ी पेट तक लटक रही थी और कपड़े धुएं से काले पड़े थे। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन आवाज सुनकर सब चौंक गए। रुको, मैं बीरबल हूं, जन्नत से लौटा हूं। अकबर सिंहासन से उछल पड़े। बीरबल, तुम जिंदा हो? तुम वापस आ गए? बीरबल ने झुककर सलाम किया। जी हुजूर, जन्नत की यात्रा बहुत लंबी थी, इसलिए आने में देर हो गई। मुल्ला दो प्याजा और नाई के चेहरों से रंग उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भूत या इंसान? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जल्दी बताओ बीरबल, हमारे वालिद कैसे हैं? क्या वे खुश हैं? उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, जहां पनाह, मरहूम बादशाह हुमायूं बहुत खुश हैं। वहां उन्हें हर तरह का सुख है। वे दिन भर कव्वालियां सुनते हैं और मेवे खाते हैं। लेकिन क्या? जल्दी बताओ। अकबर अधीर हो उठे। बीरबल ने अपनी लंबी उलझी हुई दाढ़ी की ओर इशारा किया। हुजूर, आप मेरी हालत देख रहे हैं। जन्नत में एक ही बड़ी समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है। आपके वालिद की दाढ़ी और बाल मुझसे भी ज्यादा बढ़ गए हैं। वे बहुत परेशान हैं। वहां हजामत बनाने वाला कोई नहीं है। अकबर हैरान रह गए। क्या जन्नत में नाई नहीं है? जी नहीं हुजूर, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेजा है और सख्त आदेश दिया है कि आप अपने सबसे बेहतरीन और शाही नाई को तुरंत वहां भेजें ताकि उनकी हजामत बन सके। उन्होंने कहा है कि अनवर नाई के हाथ की सफाई उन्हें बहुत याद आती है। अध्याय 12, नाई की हजामत। अब अकबर की समझ में सारा माजरा आ गया। उन्होंने बीरबल की लंबी दाढ़ी देखी, फिर अनवर नाई का पसीने से लथपथ चेहरा देखा और फिर मुल्ला का झुका हुआ सिर। अकबर की आंखों में क्रोध और समझ दोनों की चमक थी। वे समझ गए कि बीरबल ने किस चतुराई से अपनी जान बचाई और कैसे दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। अकबर ने नाई की ओर देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया। अनवर, हमारे वालिद की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। तुम्हें तुरंत जन्नत जाना होगा। तैयारी करो। कल ही तुम्हें उसी जगह से धुएं के रथ पर सवार होकर रवाना किया जाएगा जहां से बीरबल गए थे। नाई बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। रहम जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरी और मुल्ला जी की साजिश थी। बीरबल को मारने के लिए हमने वो झूठा सपना गढ़ा था। कोई जिंदा इंसान जन्नत नहीं जा सकता। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने न केवल हमारी भावनाओं के साथ खेला, बल्कि हमारे सबसे अनमोल रत्न बीरबल को मारने की कोशिश भी की। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, नाई को कारागार में डाल दिया जाए और इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। और मुल्ला तो प्याजा, आपको दरबार से 1 महीने के लिए निष्कासित किया जाता है, ताकि आप अपने घर में बैठकर सोच सकें कि ईर्ष्या इंसान को कैसे अंधा बना देती है। फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े और मुस्कुराए। बीरबल, तुम वाकई लाजवाब हो। जाओ, पहले अपनी हजामत बनवाओ। तुम इस जंगली वेश में डरावने लग रहे हो। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बुद्धि और धैर्य साथ हो तो मौत के मुंह से भी सुरक्षित वापस आया जा सकता है। ये रही आपकी कहानी की अगली कड़ी। पिछली घटना, नाई और जन्नत की यात्रा के ठीक बाद का घटनाक्रम यहां से शुरू होता है। शीर्षक, मातृभाषा की पहचान और बीरबल की परीक्षा। अध्याय 13, मुल्ला की वापसी और सन्नाटा। नाई को कारागार भेजे जाने और मुल्ला दो प्याजा के 1 महीने के निष्कासन के बाद दरबार में शांति थी। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति जैसी थी। 1 महीने बाद जब मुल्ला दो प्याजा दरबार में वापस लौटे तो वे बदले बदले से लग रहे थे। उनका सिर झुका था और आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में बीरबल को पछाड़ने की आग अब भी धधक रही थी। बादशाह अकबर ने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन अब वे मुल्ला की बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते थे। बीरबल का कद अब दरबार में और भी ऊंचा हो चुका था। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहांपनाह, दक्षिण भारत से लेकर फारस तक का सफर करने वाले एक महान विद्वान महापंडित विद्यासागर पधारे हैं। वे आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर को विद्वानों का बहुत शौक था। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। अध्याय 14, अभिमानी विद्वान की चुनौती। दरबार में एक तेजस्वी पुरुष ने प्रवेश किया।
उनके माथे पर तेज था और चाल में गजब का आत्मविश्वास। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। महापंडित ने भारी आवाज में कहा, मैं यहां एक चुनौती लेकर आया हूं। अकबर ने पूछा, कैसी चुनौती पंडित जी? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 15 भाषाओं का ज्ञाता हूं। मैं हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, तुर्की, उड़िया, तमिल, तेलुगु और बांग्ला समेत कई भाषाएं इतनी शुद्धता और प्रवाह के साथ बोल सकता हूं कि कोई ये नहीं बता सकता कि मेरी असली मातृभाषा कौन सी है। पंडित ने अपनी बात साबित करने के लिए दरबारियों से अलग अलग भाषाओं में बात करनी शुरू की। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा से खालिस फारसी में बात की। मुल्ला हैरान रह गए, उन्हें लगा ये शख्स ईरान का है। फिर उन्होंने राजा टोडरमल से इतनी शुद्ध संस्कृत बोली कि टोडरमल को लगा ये काशी के कोई ब्राह्मण है। फिर उन्होंने मान सिंह से राजपूताना लहजे में बात की। अंत में पंडित ने चुनौती दी, अगर आपके नवरत्न कल सुबह तक ये बता सकें कि मेरी असली मातृभाषा कौन सी है तो मैं अपनी हार मान लूंगा और हमेशा के लिए आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन अगर वे असफल रहे तो आपको मानना होगा कि मेरा ज्ञान आपके नवरत्नों से श्रेष्ठ है। अध्याय 15, दरबारियों की उलझन। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। क्या कोई इस चुनौती को स्वीकार करता है? मुल्ला दो प्याजा को लगा कि ये अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का सुनहरा मौका है। वे आगे आए और बोले, हुजूर, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पता लगा लेता हूं। मुल्ला ने पंडित से लंबी बातचीत की, तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन पंडित हर भाषा में इतने माहिर थे कि उनका उच्चारण यानी एक्सेंट पकड़ना नामुमकिन था। मुल्ला पसीना पसीना हो गए और अंत में हार मानकर बैठ गए। अन्य दरबारियों ने भी कोशिश की, पर सब असफल रहे। पंडित का हर भाषा पर अधिकार समान था। अकबर की चिंता बढ़ गई। ये आगरा के दरबार की प्रतिष्ठा का सवाल था। अंत में उनकी नजर बीरबल पर टिकी। बीरबल, अब तुम ही हमारी लाज बचा सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि इनकी मातृभाषा क्या है? बीरबल ने पंडित को ध्यान से देखा और विनती की, जहांपना, मुझे सोचने के लिए एक रात का वक्त चाहिए। कल सुबह भरी सभा में मैं इसका उत्तर दूंगा। पंडित ने हंसते हुए कहा, बेशक, पूरी लात ले लो बीरबल, लेकिन याद रखना, तुक्का नहीं चलेगा, सबूत चाहिए होगा। अध्याय 16, बीरबल का रात्रि अभियान। रात गहरी हो चुकी थी। महापंडित को शाही अतिथि गृह गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। वे दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। बीरबल ने एक काला लबादा ओढ़ा और चुपचाप अतिथि गृह की ओर बढ़े। उन्होंने पहरेदारों को पहले ही हटा दिया था। बीरबल दबे पांव पंडित के कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सन्नाटा था, केवल पंडित के खर्राटों की आवाज आ रही थी। बीरबल के हाथ में एक सूखी घास का तिनका स्ट्रॉ था। वे धीरे से पंडित के सिरहाने गए। बीरबल ने वो तिनका पंडित के कान में डाला और हल्का सा गुदगुदाया। पंडित ने नींद में ही कान पर हाथ मारा और करवट बदल ली। बीरबल ने हार नहीं मानी। वे दूसरी तरफ गए और इस बार तिनके से पंडित की नाक को गुदगुदाया और साथ ही ठंडे पानी के कुछ छींटे उनके मुंह पर मार दिए। अचानक नींद टूटने और ठंडे पानी के झटके से पंडित हड़बड़ाकर उठ बैठे। वे न तो हिंदी बोले, न फारसी, न संस्कृत। गुस्से और घबराहट में उनके मुंह से निकला, एवरू आदि एंटीदी, तेलुगु भाषा में। कौन है वो? ये क्या है? बीरबल, जो अंधेरे में छिपे थे, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने पंडित का असली रूप देख लिया था। पंडित ने इधर उधर देखा, पर किसी को ना पाकर सोचा शायद कोई बुरा सपना था, और बड़बड़ाते हुए वापस सो गए। बीरबल चुपचाप वहां से निकल गए। उनका काम हो चुका था। अध्याय 17, रहस्य का उद्घाटन। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। हर कोई उत्सुक था। पंडित गर्व से सीना ताने खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिला? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया, जी जहांपना, इन महापंडित की मातृभाषा तेलुगु है। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका सारा आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पंडित की ओर देखा, पंडित जी, क्या बीरबल का कहना सही है? पंडित ने सिर झुका लिया, जी जहांपना, ये सत्य है, मेरी मातृभाषा तेलुगु है। लेकिन पंडित ने बीरबल की ओर हैरानी से देखा, आपने ये जाना कैसे? मैंने तो आपसे तेलुगु में एक शब्द भी नहीं बोला था। अध्याय 18, विपत्ति की भाषा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, विद्वान महोदय,
जब इंसान होश में होता है तो वो अपनी विद्या और बनावटी मुखौटे का प्रयोग करता है, वो सोच समझकर बोलता है। लेकिन जब इंसान मुसीबत में होता है, अचानक सदमे में होता है या गहरी नींद से जागता है, तो वो केवल अपनी मातृभाषा का ही सहारा लेता है। बनावट का नकाब गिर जाता है और असलियत जुबान पर आ जाती है। बीरबल ने रात की घटना सुनाई। जब मैंने आपकी नींद में खलल डाला तो आपने कौन है पूछने के लिए संस्कृत या फारसी का नहीं बल्कि अपनी मां की भाषा तेलुगु का प्रयोग किया। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल वाह, तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान की जड़ें उसकी मातृभाषा में ही होती हैं। महापंडित ने बीरबल के पैर छू लिए। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मुझे सिखाया कि सहजता ही सबसे बड़ा सत्य है। अध्याय 19, अकबर की नई जिज्ञासा, हरे घोड़े की कहानी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर का मन बीरबल की हाजिर जवाबी से फिर खेलने को किया। इस बार कोई बाहरी विद्वान नहीं था और ना ही कोई साजिश। अकबर का मन बस बीरबल को थोड़ा तंग करने का था। शाम का वक्त था। अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी। अकबर ने एक हरे भरे पेड़ को देखा और अचानक रुके। बीरबल, ये बाग कितना हरा भरा और सुंदर है, अकबर ने कहा। जी हुजूर, बिल्कुल, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने एक चाल चली। बीरबल, मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरी सवारी के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। बीरबल ने आश्चर्य से बादशाह को देखा। हरा घोड़ा? हुजूर, घोड़े तो काले, सफेद, भूरे या चितकबरे होते हैं। हरा घोड़ा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। अकबर ने जिद पकड़ ली, जैसे कोई बच्चा पकड़ लेता है। मैं कुछ नहीं जानता बीरबल, मुझे हरा घोड़ा चाहिए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि 7 दिनों के अंदर तुम मेरे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल समझ गए कि बादशाह आज उन्हें फंसाने के मूड में है। जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है उसे कोई कैसे ला सकता है। लेकिन बीरबल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सिर झुकाया। जो हुक्म जहां बना, 7 दिन का वक्त दीजिए। अध्याय 20, 7 दिन की खोज। बीरबल घोड़ा लेकर निकल पड़े। वे 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। वे जानते थे कि हरा घोड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें बादशाह के सवाल का काट ढूंढना था। वे लोगों से मिलते, बातें करते और अपनी योजना बनाते। 7वें दिन बीरबल दरबार में लौटे। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। अकबर ने उन्हें देखते ही पूछा, आओ बीरबल, क्या खबर लाए हो? क्या तुम्हें हरा घोड़ा मिल गया? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जी जहांपनाह, बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार मुझे हरा घोड़ा मिल ही गया। दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। मुल्ला दो प्याजा, जो अब चुप रहते थे, भी हैरान होकर देखने लगे। अकबर की आंखें फैल गईं। सच में? कहाँ है वो? उसे तुरंत पेश करो। बीरबल ने हाथ जोड़ा। हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? हम बादशाह हैं, हम कोई भी कीमत दे सकते हैं, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, पहली शर्त यह है कि उस खास घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। मैं उसे यहां नहीं ला सकता। अकबर बोले, मंजूर है, बताओ दूसरी शर्त क्या है? हम अभी जाने को तैयार हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हुजूर, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त थोड़ी अजीब है। उसका कहना है कि चूंकि घोड़ा इतना खास और दुर्लभ है, इसीलिए उसे देखने का दिन भी खास होना चाहिए। मालिक का कहना है कि आप सप्ताह के 7 दिनों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर किसी भी अन्य दिन आकर घोड़ा ले जा सकते हैं। उपसंहार, अक्ल का घोड़ा। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। वे मन ही मन दिनों की गिनती करने लगे। सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं। अगर इन 7 दिनों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा क्या? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कभी जा ही नहीं सकते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह। जैसे हरे रंग का घोड़ा दुनिया में नहीं होता, वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई 8वां दिन भी नहीं होता। अगर आपको असंभव घोड़ा चाहिए तो आपको असंभव दिन पर ही जाना होगा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। मान गए बीरबल, तुम हर बार हमें निरुत्तर कर देते हो। हमने तुमसे असंभव की मांग की और तुमने बड़ी खूबसूरती से उसे असंभव शर्त में बदलकर वापस हमें ही लौटा दिया। उस दिन अकबर ने समझ लिया कि बीरबल को बातों में हराना हरे घोड़े को ढूंढने जैसा ही असंभव काम है। कहानी समाप्त।
ये रही आपकी कहानी की अगली कड़ी। पिछली घटना नाई और जन्नत की यात्रा के ठीक बाद का घटनाक्रम यहां से शुरू होता है। शीर्षक मातृभाषा की पहचान और बीरबल की परीक्षा। अध्याय 13 मुल्ला की वापसी और सन्नाटा। नाई को कारागार भेजे जाने और मुल्ला दो प्याजा के 1 महीने के निष्कासन के बाद दरबार में शांति थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति जैसी थी। 1 महीने बाद जब मुल्ला दो प्याजा दरबार में वापस लौटे तो वे बदले बदले से लग रहे थे। उनका सिर झुका था और आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में बीरबल को पछाड़ने की आग अब भी धधक रही थी। बादशाह अकबर ने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन अब वे मुल्ला की बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते थे। बीरबल का कद अब दरबार में और भी ऊंचा हो चुका था। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहां पनाह दक्षिण भारत से लेकर भारत तक का सफर करने वाले एक महान विद्वान महापंडित विद्यासागर पधारे हैं। वे आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर को विद्वानों का बहुत शौक था। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। अध्याय 14 अभिमानी विद्वान की चुनौती। दरबार में एक तेजस्वी पुरुष ने प्रवेश किया। उनके माथे पर तेज था और चाल में गजब का आत्मविश्वास। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। महापंडित ने भारी आवाज में कहा। मैं यहां एक चुनौती लेकर आया हूं। अकबर ने पूछा, कैसी चुनौती पंडित जी? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 15 भाषाओं का ज्ञाता हूं। मैं हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, तुर्की, उड़िया, तमिल, तेलुगु और बांग्ला समेत कई भाषाएं इतनी शुद्धता और प्रवाह के साथ बोल सकता हूं कि कोई ये नहीं बता सकता कि मेरी असली मातृभाषा कौन सी है। पंडित ने अपनी बात साबित करने के लिए दरबारियों से अलग अलग भाषाओं में बात करनी शुरू की। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा से खालिस फारसी में बात की। मुल्ला हैरान रह गए। उन्हें लगा ये शख्स ईरान का है। फिर उन्होंने राजा टोडरमल से इतनी शुद्ध संस्कृत बोली कि टोडरमल को लगा ये काशी के कोई ब्राह्मण है। फिर उन्होंने मान सिंह से राजपुताना लहजे में बात की। अंत में पंडित ने चुनौती दी, अगर आपके नवरत्न कल सुबह तक ये बता सकें कि मेरी असली मातृभाषा कौन सी है, तो मैं अपनी हार मान लूंगा और हमेशा के लिए आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन अगर वे असफल रहे तो आपको मानना होगा कि मेरा ज्ञान आपके नवरत्नों से श्रेष्ठ है। अध्याय 15 दरबारियों की उलझन। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। क्या कोई इस चुनौती को स्वीकार करता है? मुल्ला दो प्याजा को लगा कि ये अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का सुनहरा मौका है। वे आगे आए और बोले, हुजूर, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी पता लगा लेता हूं। मुल्ला ने पंडित से लंबी बातचीत की, तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन पंडित हर भाषा में इतने माहिर थे कि उनका उच्चारण यानी एक्सेंट पकड़ना नामुमकिन था। मुल्ला पसीना पसीना हो गए और अंत में हार मानकर बैठ गए। अन्य दरबारियों ने भी कोशिश की, पर सब असफल रहे। पंडित का हर भाषा पर अधिकार समान था। अकबर की चिंता बढ़ गई। ये आगरा के दरबार की प्रतिष्ठा का सवाल था। अंत में उनकी नजर बीरबल पर टिकी। बीरबल, अब तुम ही हमारी लाज बचा सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि इनकी मातृभाषा क्या है? बीरबल ने पंडित को ध्यान से देखा और विनती की, जहां पना, मुझे सोचने के लिए एक रात का वक्त चाहिए। कल सुबह भरी सभा में मैं इसका उत्तर दूंगा। पंडित ने हंसते हुए कहा, बेशक, पूरी रात ले लो बीरबल, लेकिन याद रखना, तुक्का नहीं चलेगा, सबूत चाहिए होगा। अध्याय 16 बीरबल का रात्रि अभियान। रात गहरी हो चुकी थी। महापंडित को शाही अतिथि गृह गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। वे दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। बीरबल ने एक काला लबादा ओढ़ा और चुपचाप अतिथि गृह की ओर बढ़े। उन्होंने पहरेदारों को पहले ही हटा दिया था। बीरबल दबे पांव पंडित के कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सन्नाटा था। केवल पंडित के खर्राटों की आवाज आ रही थी। बीरबल के हाथ में एक सूखी घास का तिनका स्ट्रॉ था। वे धीरे से पंडित के सिरहाने गए। बीरबल ने वो तिनका पंडित के कान में डाला और हल्का सा गुदगुदाया। पंडित ने नींद में ही कान पर हाथ मारा और करवट बदल ली। बीरबल ने हार नहीं मानी। वे दूसरी तरफ गए और इस बार तिनके से पंडित की नाक को गुदगुदाया और साथ ही ठंडे पानी के कुछ छींटे उनके मुंह पर मार दिए। अचानक नींद टूटने और ठंडे पानी के झटके से पंडित हड़बड़ा कर उठ बैठे। वे न तो हिंदी बोले, न फारसी, न संस्कृत। गुस्से और घबराहट में उनके मुंह से निकला, यवरु आदि, एंटिदी। तेलुगु भाषा में कौन है वो, ये क्या है? बीरबल जो अंधेरे में छिपे थे, मंद मंद मुस्कुराए।
उन्होंने पंडित का असली रूप देख लिया था। पंडित ने इधर उधर देखा, पर किसी को ना पाकर सोचा शायद कोई बुरा सपना था, और बड़बड़ाते हुए वापस सो गए। बीरबल चुपचाप वहां से निकल गए। उनका काम हो चुका था। अध्याय 17 रहस्य का उद्घाटन। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। हर कोई उत्सुक था। पंडित गर्व से सीना ताने खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिला? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जी जहांपनाह, इन महापंडित की मातृभाषा तेलुगु है। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका सारा आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पंडित की ओर देखा। पंडित जी, क्या बीरबल का कहना सही है? पंडित ने सिर झुका लिया। जी जहांपनाह, यह सत्य है, मेरी मातृभाषा तेलुगु है। लेकिन पंडित ने बीरबल की ओर हैरानी से देखा। आपने ये जाना कैसे? मैंने तो आपसे तेलुगु में एक शब्द भी नहीं बोला था। अध्याय 18 विपत्ति की भाषा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, विद्वान महोदय, जब इंसान होश में होता है तो वो अपनी विद्या और बनावटी मुखौटे का प्रयोग करता है। वो सोच समझकर बोलता है। लेकिन जब इंसान मुसीबत में होता है, अचानक सदमे में होता है या गहरी नींद से जागता है, तो वो केवल अपनी मातृभाषा का ही सहारा लेता है। बनावट का नकाब गिर जाता है और असलियत जुबान पर आ जाती है। बीरबल ने रात की घटना सुनाई। जब मैंने आपकी नींद में खलल डाला तो आपने कौन है पूछने के लिए संस्कृत या फारसी का नहीं, बल्कि अपनी माँ की भाषा तेलुगु का प्रयोग किया। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल वाह, तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान की जड़ें उसकी मातृभाषा में ही होती हैं। महापंडित ने बीरबल के पैर छू लिए। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मुझे सिखाया कि सहजता ही सबसे बड़ा सत्य है। अध्याय 19 अकबर की नई जिज्ञासा। हरे घोड़े की कहानी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर का मन बीरबल की हाजिर जवाबी से फिर खेलने को किया। इस बार कोई बाहरी विद्वान नहीं था और ना ही कोई साजिश। अकबर का मन बस बीरबल को थोड़ा तंग करने का था। शाम का वक्त था। अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी। अकबर ने एक हरे भरे पेड़ को देखा और अचानक रुके। बीरबल, ये बाग कितना हरा भरा और सुंदर है, अकबर ने कहा। जी हुजूर, बिल्कुल, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने एक चाल चली। बीरबल, मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरी सवारी के लिए एक घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। बीरबल ने आश्चर्य से बादशाह को देखा। हरा घोड़ा? हुजूर, घोड़े तो काले, सफेद, भूरे या चितकबरे होते हैं। हरा घोड़ा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। अकबर ने जिद पकड़ ली, जैसे कोई बच्चा पकड़ लेता है। मैं कुछ नहीं जानता बीरबल, मुझे हरा घोड़ा चाहिए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि 7 दिनों के अंदर तुम मेरे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल समझ गए कि बादशाह आज उन्हें फंसाने के मूड में है।